अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम माहौलियाती मुतालिया फ़िफ्थ के पार्ट फोर्थ देखेंगे। ऑलरेडी हम पार्ट 1, 2, 3 कवर कर चुके हैं और पार्ट फिफ्थ के साथ ही हमारी क्लास फिफ्थ की बुक मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद हम इंशाअल्लाह क्लास सिक्स्थ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल है, सुपरसोनिक फ़्लाइट फ़िज़ाई कुर्रे की कौन सी परत में चलते हैं? क्या है क्वेश्चन? सुपरसोनिक फ़्लाइट फ़िज़ाई कुर्रे की कौन सी परत में चलते हैं? ठीक है, फ़िज़ाई कुर्रे की कितनी परतें हैं? 5। और वो कौन कौन सी है? और वो कौन सी परत में सुपरसोनिक फ़्लाइट चलते हैं? ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। क्या है इसका जवाब? स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पर देखिए फ़िज़ाई कुर्रे के कितनी परतें पाई जाती है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पिक्चर है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा देखते हैं हम, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि स्ट्रेटोस्फेयर इसका आंसर है। ओके, यहाँ पर देखें परतें कितनी हैं, यहाँ पर फ़िज़ाई कुर्रे के 5 परतें हैं। ठीक है, 5 परतें हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ट्रैपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि फ़िज़ाई कुर्रे की सबसे निचली परत कौन सी है? कौन सी है? ट्रैपोस्फेयर। ओके, इसका सीरियल वाइज याद रखना ज़रूरी है। लास्ट परत कौन सी है? एक्सोस्फेयर। ओके, और बीच वाली कौन सी है? मीसोस्फेयर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं यहाँ पर कि ट्रैपोस्फेयर में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि स्पेशली बादल। ठीक है, हम बादल को बहुत दूर तस्वर करते हैं, लेकिन बादल कौन से लेयर में होते हैं? फर्स्ट लेयर में ही होते हैं। ओके, बादल किस में होते हैं? ट्रैपोस्फेयर में। ठीक है, बादल, दरख्त, पहाड़ वगैरह ये सब किस में आते हैं? ट्रैपोस्फेयर में। ओके, नेक्स्ट परत क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होते हैं? यहाँ पर सुपरसोनिक फ़्लाइट्स चलते हैं। ठीक है, सुपरसोनिक फ़्लाइट्स चलते हैं। और नेक्स्ट क्या है? मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर में क्या होता है? जो टूटे हुए तारे होते हैं ना, ये टूटे हुए तारे जिसको बोलते हैं हम, उर्दू में क्या कहते हैं इसको? शहाब साक़िब। ओके, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? शहाब साक़िब या फिर टूटे हुए तारे कौन सी लेयर में मिलते हैं हमें? मीसोस्फेयर में। ओके, मीसोस्फेयर में। और जो सैटेलाइट्स होते हैं और ठीक है स्पेस स्टेशन होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो थर्मोस्फेयर में। ओके, थर्मोस्फेयर। और तारे वगैरह जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? एक्सोस्फेयर में। ओके, और यहाँ पर देखिए इतना डिटेल में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी आपकी ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? ठीक है, जनरल क्वेश्चन आपको कभी काम में आएगा। ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है? ओजोन लेयर ट्रैपोस्फेयर के ख़त्म होने के बाद ट्रैपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, हवा से तैयार की जाने वाली तवन्नाई क्या कहलाती है? हवा से तैयार की जाने वाली तवन्नाई क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जवाब क्या है इसका? टीडल इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहलाती है? टीडल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, टीडल इलेक्ट्रिसिटी या फिर टीडल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, ये क्या है? इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? विंड मिल। इंग्लिश में विंड मिल कहते हैं और उर्दू में इसको पनचक्की कहते हैं। ठीक है, इसके ज़रिए जब हवा में पंखे घूमते हैं तो हवा के ज़रिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये कभी ख़त्म ना होने वाली एनर्जी में आता है। ओके, तजदीदी तवन्नाई के वसाइल में आता है। इसको फिर हम नेक्स्ट लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, फिज़ा में नाइट्रोजन गैस का फीसद कितना है? फिज़ा में नाइट्रोजन गैस का फीसद कितना है? 78%। कितना है? 78%। चलिए देखते हैं कितना है, 78%। ओके, फिज़ा में नाइट्रोजन गैस का फीसद कितना है? कितना है? 78%। और 21% की क्या है? ऑक्सीजन का फीसद है। ओके, 21%। टोटल कितना हो गया? 99%। और कितना बचा? एक में बाकी में क्या आ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसेस और आबी बुखारात। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया नाइट्रोजन 78%। सबसे ज़्यादा फिज़ा में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, और उसका परसेंटेज कितना है? 78% है। और ऑक्सीजन का फीसद कितना है? 21% है। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट है। और कार्बन डाइऑक्साइड का मे बी 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और साथ ही साथ इसके साथ आबी बुखारात और दूसरे खलील मकदार में गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सितारा कौन सा है? निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सितारा कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा सितारा किसे कहते हैं? निज़ाम शमसी मतलब सोलार सिस्टम। सब सितारा मतलब क्या? ऐसा जिस्म जो खुद से रोशन हो सकता है, वो क्या कहलाता है? सितारा कहलाता है। ठीक है, तो निज़ाम शमसी में सितारा कौन सा है सबसे बड़ा? सूरज है। ठीक है, आंसर क्या है इसका? सूरज। ठीक है, निज़ाम शमसी से मुतल्लिक़ हम कुछ और डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। सूरज भी एक सितारा है। ओके, सूरज क्या है? यहाँ पर एक सितारा है, क्योंकि सूरज खुद से रोशन होता है, इसलिए ये एक क्या है? सितारा है। बाकी के जो 8 है वो क्या है? सैयारे हैं। दूसरे सितारों की बनिस्बत ज़मीन से करीब होने की वजह से बड़ा नज़र आता है। वो मुसलसिल रोशनी और हरारत खारिज करता रहता है। सूरज एक जलता हुआ आग का गोला है। हमारे शमसी निज़ाम में मौजूद वाहिद सितारा सूरज है। सूरज की किरणें तमाम सिमतों में सफ़र करती है। हमारे शमसी निज़ाम में तवन्नाई का ज़रिया सूरज ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे शमसी निज़ाम में तवन्नाई का ज़रिया सूरज ही है। ठीक है, शमसी निज़ाम में कौन है? सूरज ही है। और ज़मीन पे जितनी भी एनर्जी हमें मिलती है, हमारे अंदर भी जो एनर्जी आती है वो सूरज की वजह से आती है, वो रास्त या फिर बिलवास्ता तौर पे। ठीक है, सूरज की रोशनी को पौधे हासिल करके ग़िज़ा तैयार करते हैं, और वही ग़िज़ा के तौर पर पौधे हम हासिल करते हैं। तो पौधों से हमारे अंदर आती है, या फिर पौधे जानवरों की ग़िज़ा बनते हैं, और हम जानवरों को खा लेते हैं। तो वहाँ से एनर्जी हमें जो पौधों से और जानवरों से आती है, वो इनडायरेक्टली सूरज से ही आती है। ठीक है, जो ज़मीन पे एनर्जी का सोर्स है, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है? यहाँ पर सूरज है। इसकी तवन्नाई का कुछ हिस्सा रोशनी और हरारत की शक्ल में ज़मीन तक पहुँचता है। ज़मीन और दीगर 7 सैयारे सूरज के आतराफ गर्दिश करते हैं। ठीक है, ज़मीन और दीगर 7 मतलब ये 7 और ज़मीन मिला के 8 सैयारे। ठीक है, टोटल कितने सैयारे हैं? 8। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, ज़मीन की महवरी गर्दिश के लिए कितना वक्त दरकार है? ठीक है, महवरी गर्दिश किसे कहेंगे? ठीक है, महवरी गर्दिश मतलब ज़मीन का खुद लट्टू की तरह घूमना। ठीक है, ज़मीन का अपने महवर पर घूमना क्या कहलाता है? महवरी गर्दिश कहलाता है। ज़मीन 2 तरह की गर्दिश करती है, एक मदारी गर्दिश करती है। ओके, एक मदारी गर्दिश, दूसरी महवरी गर्दिश। ओके, तो मदारी गर्दिश कौन सी होती है? ज़मीन सूरज के आतराफ जो गर्दिश करती है, वो कौन सी गर्दिश हो गई? वो मदारी गर्दिश। ओके, एक और गर्दिश होती है
ज़मीन खुद ही अपने महवर पर गर्दिश करती है। जिस तरह लट्टू फिरता रहता है ना, उसी तरह ज़मीन भी गोल फिरती रहती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? महवरी गर्दिश कहते हैं। तो ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करने के लिए कितना वक्त लेती है? एक गर्दिश मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त लेती है? कितना वक्त लेती है ज़मीन? 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे लेती है। कितना वक्त दरकार है यहाँ पर? 24 घंटे। और ज़मीन इतनी तेज़ी से घूमती है अपने महवर पर, मगर कितनी कितनी तेज़ी से? ज़मीन 30 किलोमीटर फी सेकेंड गर्दिश करती है। ठीक है, अपने महवर पर 30 किलोमीटर फी सेकेंड, एक सेकेंड में 30 किलोमीटर इतनी रफ्तार से गर्दिश करती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ज़मीन के आतराफ चांद की गर्दिश के लिए दरकार वक्त। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सूरज के आतराफ कौन गर्दिश कर रहे? ज़मीन गर्दिश कर रही। ठीक है, ज़मीन के आतराफ कौन गर्दिश कर रहे? चांद गर्दिश कर रहा। ओके, चांद क्या करता है? ज़मीन के आतराफ गर्दिश करता है। ठीक है, तो चांद यहाँ पर क्या हुआ? ज़मीन का सैयारचा हो गया। ठीक है, ये क्या है? कुदरती सैयारचा है ज़मीन का, चांद। ओके, तो यहाँ पर ज़मीन के आतराफ चांद को गर्दिश करने के लिए कितना वक्त दरकार होता है? यहाँ पर कितना दरकार होता है देखेंगे हम। 28 डेज। कितना लगता है? 28 डेज वक्त दरकार होता है। ओके, 28 दिन का वक्त दरकार होता है। ओके, इस तरह से चांद के हिसाब से एक महीना कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़लज़ले की पैमाइश कौन से आले पर की जाती है? ज़लज़ले की पैमाइश कौन से आले पर की जाती है? ठीक है, ज़लज़ला जब आता है तो ज़लज़ले की कितना ज़ोर का ज़लज़ला था मालूम करें, कितना शिद्दत का ज़लज़ला था मालूम करने के लिए हम एक पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। उसका नाम क्या है? रेक्टर स्केल। ओके, रेक्टर स्केल या फिर इसको रिचर स्केल भी कहा जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर, अगर ज़मीन में शदीद झटके पैदा हों तो ज़लज़ला वाक़ होता है। ज़मीन के इर्तियाश यानी झटकों की रेक्टर स्केल पर निशानदही की जाती है। इसकी शिद्दत अगर 7 पॉइंट से ज़्यादा हो, ओके, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर 7 पॉइंट से ज़्यादा हो तो ज़लज़ला वाक़ होता है। ओके, जो हमारे पास ज़मीन पर झटके महसूस होते हैं, अगर उसकी शिद्दत 7 पॉइंट से ज़्यादा हो तो ही झटके महसूस होते हैं, वरना ज़लज़ला आके चला भी जाता है। ऐसे छोटे छोटे ज़लज़ले आते रहते, लेकिन ज़मीन पर उसका हिलना, उसका झटका महसूस नहीं होता है। ओके, अगर 7 पॉइंट से ज़्यादा है तो ही झटका महसूस होता है। हमारे मुल्क में रियासत महाराष्ट्र के लातूर ज़िले में 1993 में शदीद ज़लज़ला पेश आया था। ओके, हमारे मुल्क के महाराष्ट्र के लातूर ज़िले में कब आया था? 1993 में शदीद ज़लज़ला आया था। गुजरात के कच्छ यानी भोज में 2001 में अब तक का सबसे बड़ा ज़लज़ला आया था। ठीक है, अब तक का सबसे बड़ा ज़लज़ला कब आया था? 2001 में गुजरात में भुज में आया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसकी वजह से हज़ारों लोगों की मौत हो गई और कई लोग बेघर हो गए थे। जायदादों का काफ़ी नुकसान हुआ। इस तरह ज़लज़ले से मुतासिरा अफराद की बाज़ आबादकारी के लिए सरकार ने कई इक़दामात किए। इनकी मुल्क के तमाम अफराद ने अतियात के ज़रिए मदद की। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? यहाँ पर ज़लज़ले की पैमाइश किस पर की जाती है? रेक्टर स्केल पर की जाती है। और ज़लज़ले का झटका कब महसूस होता है? जब 7 पॉइंट से ज़्यादा हो। ठीक है, और 1993 में जो ज़लज़ला आया था वो कहाँ पर आया था? महाराष्ट्र के लातूर ज़िले में आया था। और सबसे बड़ा ज़लज़ला अब तक का 2001 में गुजरात के कच्छ यानी भुज में आया था। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाँव में दौरा करने वाली तिब्बी गाड़ी का नंबर क्या है?
ओके, गांव के अंदर जो एम्बुलेंस होती है, तिब्बी गाड़ी होती है, ठीक है, तो उसका नंबर क्या है? ठीक है, गांव के लिए क्या है? 104। ओके, तिब्बी अमला है, जो तिब्बी अमला है गांव में आकर वहाँ पे लोगों की जांच करते हैं, वो गाड़ी का नंबर क्या है? 104। नेक्स्ट देखिए, हादसे के बाद का पहला घंटा क्या कहलाता है? ठीक है, अगर किसी का हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कुछ हादसा पेश आ गया, तो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर अगर हम पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो उसमें पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। ठीक है, तो ये 1 घंटा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए इस घंटे को क्या कहते हैं? सुनहरा घंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहरा घंटा, गोल्डन आवर भी कहते हैं इसको। ठीक है, गोल्डन आवर। ठीक है, इसको गोल्डन आवर या फिर गोल्डन घंटा, सुनहरा घंटा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बारिश से मुताल्लिक़ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट्स देके एक और पॉइंट अलग से ऐड कर दिया गया तो इसमें से कौन सा बयान गलत है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तेज़ रफ्तारी से बहने वाला, आधे फीट की गहराई से आने वाला सैलाबी पानी भी आदमी को गिरा सकता है। तो आधे फीट का जो पानी होता है वो किसको गिरा सकता है? आदमी को गिरा सकता है। ओके, नेक्स्ट, तेज रफ्तार से आने वाला 1 फीट का पानी किसको गिरा सकता है? कार जैसी सवारियों को भी गिरा देता है। और 2 फीट की गहराई वाला पानी क्या कर सकता है? सैलाबी पानी कार जैसी सवारियों को बहाकर ले जा सकता है। ओके, बहाकर ले जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3 पॉइंट याद रख लें आप। आधे फीट का आदमी को गिरा देता है, और 1 फीट का सवारियों को गिरा देता है, कार जैसी सवारियों को, और 2 फीट का अगर पानी रहा तो कार जैसी सवारियों को बहाकर ले जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ORS का फुल फॉर्म क्या है? ORS का फुल फॉर्म क्या है? लास्ट टाइम पे भी एक फुल फॉर्म पूछा गया था। PHC का फुल फॉर्म क्या है? ओके, PHC का फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, राइट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इस तरह का सिंपल सा बहुत ही छोटा फुल फॉर्म पूछा गया था। तो नेक्स्ट हम भी इसमें 1-2 फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। ठीक है, बुक में से ही लिए हुए हैं ये। क्या है? ORS का फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। CPR का फुल फॉर्म क्या है? ओके, CPR फुल फॉर्म क्या है? CPR का फुल फॉर्म कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन एंड रीस्टार्ट। बाज़ जगह कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इतना ही दिया जाता है और बाज़ जगह रीस्टार्ट भी दिया जाता है। ओके, 2 भी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रियासत वनपर्ती के बानी कौन है? ओके, रियासत वनपर्ती के बानी कौन है? ठीक है, रियासत वनपर्ती के बानी कौन है? जानम वीरा कृष्णा रेड्डी। ओके, जानम वीरा कृष्णा रेड्डी। ओके, जानम वीरा कृष्णा रेड्डी। ये वनपर्ती के बारे में एक लेसन है डिटेल में 5th क्लास में। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लास्ट ईयर जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन रियासत वनपर्ती का बानी कौन है पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ना है कुछ चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चंस अगर बनाएं तो बहुत सारे क्वेश्चंस बना के टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका भी और मेरा भी, तो इसीलिए, और उसमें भूलने के भी चांसेस रहते हैं आपको। यहाँ पर हम डिटेल में एक साथ पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, रियासत वनपर्ती के बानी
जानम वीराकृष्ण रेड्डी है। ओके, जानम वीराकृष्ण रेड्डी है। ओके, ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। वो 1510 में पातपल्ली में रहते थे। ओके, बाद में इन्होंने पातपल्ली के करीब सुगूर में एक किला तामीर करवाया और अपनी क़ियामगाह को सुगूर मुंतकिल किया। इसके बाद से उसको रियासत सुगूर का नाम दिया गया। रियासत सुगूर गोलकुंडा सलातीन की ज़ैली रियासत थी। उन दोनों तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है देखिए, रियासत सुगूर गोलकुंडा सलातीन की ज़ैली रियासत थी। तो ये किसके अंडर आती थी? जो रियासत सुगूर थी वो गोलकुंडा सलातीन के अंडर में आती थी ये, ठीक है। उन दिनों गोलकुंडा पर सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह की हुकूमत थी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। जब सुगूर रियासत कायम हुई थी तो गोलकुंडा का बानी कौन था? गोलकुंडा पर जो हुकूमत कर रहे थे वो कौन थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। रियासत के हुक्मरानों को रेड्डी राजुलू कहा जाता था। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? रियासत सुगूर के हुक्मरानों को क्या कहा जाता था? रियासत सुगूर के हुक्मरानों को रेड्डी राजुलू कहा जाता था, ठीक है। रेड्डी राजुलू कहा जाता था। रियासत के सदर मुकाम को इब्तिदाई पातापल्ली से सुगूर, फिर वहाँ से पेद्दा जानमपेट, इसके बाद कोत्ताकोटा, वहाँ से श्रीरंगापुरम और आखिर में वनपर्ती को मुंतकिल किया गया। तो ये रियासत ना कई बार इसका सदर मुकाम चेंज होता गया। ओके, जो रियासत थी इसका सदर मुकाम बार बार चेंज होता गया। तो कितने बार चेंज हुआ ये? 1 2 3 4 5 6 बार चेंज हुआ। तो कौन कौन से है इसका सीक्वेंस याद रखें, ठीक है। अगर इसका सीक्वेंस एरो मार्क्स डाल के अगर आपको इसी तरह से फ्लो चार्ट में पूछा जाए तो आपको ये याद होना चाहिए। ओके, पहले क्या था? पातापल्ली, उसके बाद सुगूर मुंतकिल करे, उसके बाद पेद्दा जानमपेट, उसके बाद कोत्ताकोटा, उसके बाद श्रीरंगापुरम, लास्ट में वनपर्ती। ओके, 107 में रियासत के ज़िले के सदर के मुकाम पर, हाँ तो यहाँ पर क्या है? सदर के मुकाम को रेड्डी राजाओं में एक रामकृष्ण राव ने श्रीरंगापुरम से वनपर्ती को मुंतकिल किया। वनपर्ती सदर मुकाम रियासत के इंडियन यूनियन में इंज़माम तक कायम रहा, ठीक है। लास्ट में जब इंडियन यूनियन में इंज़माम हुआ तमाम रियासतों का, जब इसका सदर मुकाम क्या था? जब लास्ट में वनपर्ती था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसी के बारे में थोड़े और डिटेल दिए गए हैं यहाँ पर। रियासत वनपर्ती पर 1510 से 1948 के दरमियान 15 नस्लों ने हुकूमत की। कितनी नस्लों ने हुकूमत की थी? 15 नस्लों ने। इनमें 17 राजा और 6 रानियां थी। कितनी थी? 17। ओके, 17 राजा और 6 रानियां, इट मीन्स 23। इस रियासत के राजाओं ने ज़राअत की तरक्की के लिए बहुत काम किए। इन्होंने रियासत के हुदूद में 7 बड़े तालाब तामीर करवाए। देखिए यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इन्होंने रियासत के हुदूद में 7 बड़े तालाब तामीर करवाए, जिन्हें स्पता समद्रास कहा जाता है। ओके, स्पता समद्रास कहते हैं इसको। ओके, और हज़ारों एकड़ में ज़मीन को आपाशी की सहूलत फराहम की और इन तालाबों ने पीने के पानी की तलब को पूरा किया। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? यहाँ पर स्पता समद्रास। ओके, जो वनपर्ती के जो राजा थे वो लोग कितने तालाब तामीर करवाए? उन्होंने 7 तालाब तामीर करवाए, जिन्हें स्पता समद्रास कहते हैं। और वो स्पता समद्रास कौन कौन से हैं? अजीब सा नाम है, स्पता समद्रास।
ओके, कितने हैं? 7 है। ओके, शंकरा समुद्रम, शंकरा समुद्रम, रंगा समुद्रम, वीरा समुद्रम, महाभोपल समुद्रम, कृष्णा समुद्रम, गोपाल समुद्रम, रामा समुद्रम। और किस किस ने तामीर करवाया? नहीं, कहाँ पर तामीर करवाया? कन्यापल्ली, श्रीरंगापुरम, थाटी पामुला। ओके, ये नाम समझ में नहीं आ रहा, क्या है ये? पेबोरो, सिंकी रेड्डीपल्ली और वेल्डोरो, रायनपीटा। ओके, अजीब से नाम है ये। ठीक है, आई थिंक यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, किसको किसने बनाया इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन ये यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 7 तालाबों का की जो तामीर कराई गई है उसका नाम क्या है? स्पता समुद्रास। ओके, ये पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर किले दिए गए हैं और उसको किसने तामीर करवाया है दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गोलकुंडे का किला किसने तामीर, कहाँ पर है? ज़िला हैदराबाद। और उसको किसने तामीर किया? कुली कुतुब शाह। ठीक है, ये तो समझाने का कुछ भी नहीं है इसमें, आप खुद पढ़ ले सकते इसको। आप इसको एक मरतबा पढ़ लें। ठीक है, अच्छे से एक मरतबा पढ़ लें। अगर मैं इसको सारे चीज़ें पढ़ लेते बैठी तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हिंदुस्तान की कौन सी रियासत इंडियन यूनियन में सबसे आखिर में जम की गई? ठीक है, हिंदुस्तान की कौन सी रियासत इंडियन यूनियन में सबसे आखिर में जम की गई? कौन सी रियासत थी वो? रियासत निज़ाम स्टेट। ओके, जो निज़ाम स्टेट रियासत थी वो लास्ट में, सबसे लास्ट में इंडियन यूनियन में इंज़माम की गई। और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तमाम रियासतों को इंडियन यूनियन में जम करवाया। हमारी रियासत के तमाम छोटी रियासतें भी इंडियन यूनियन में जम हो गई। निज़ाम स्टेट मुल्क की आखिरी रियासत थी जिसको इंडियन यूनियन में जम किया गया है। ओके, तो यहाँ पर सबसे आखिरी रियासत कौन सी थी? निज़ाम स्टेट। और इंडियन यूनियन में किसने जम करवाया तमाम रियासतों को? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? आयरन मैन भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है? अष्टभाषा को वेदुलु, भाषा को वेदुलु किसे कहा जाता है, कहा जाता था? तो यहाँ पर देखिए कि एक पर्सन को दिया हुआ एक लक़ब जैसा है ये। ओके, लक़ब जैसा है, जैसे हम किसी की पर्सनालिटी पे कोई नाम दे देते ना। ठीक है, तो इस तरह का है। तो अष्टभाषा को वेदुलु, अष्टभाषा का मतलब 8 भाषा, 8 भाषा, अष्टा के माने 8, भाषा मतलब ज़ुबान। 8 ज़ुबान बोलने वाला किसको कहा जाता था? ठीक है, किसे कहा जाता था? बहरी गोपाल राव। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से देखिए एक मरतबा। 8 ज़बानों बोलने वाला पर्सन किसे कहा जाता था? अष्टभाषकु वेदुलु। वेदुलु किसे कहा जाता था? बहरी गोपाल राव। ओके, बहरी गोपाल राव कहा, आपको क्या कहा जाता था? अष्टभाषकु वेदुलु कहा जाता था, 8 ज़बानों बोलने वाले पर्सन कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अदबी खिदमात क्या थे उस दौर में? रेड्डी हुक्मरानों में बहरी गोपाल राव एक दानिश्वर थे जो 8 ज़बानों में उबूर रखते थे, इसलिए इनको अष्टभाषकु वेदुलु कहा जाता था। ओके, कुवेदुलु यानी 8 ज़बानों के माहिर कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया। नेक्स्ट क्या है? हुक्मरानों में बहुत सारे ना सिर्फ अदब की सरपरस्ती करते थे बल्कि वो खुद शायर भी थे। इस रियासत के हुक्मरान पावरम रंगाचार्युलु 100 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ थे। ठीक है, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? यहाँ पर इस रियासत के हुक्मरान पावरम रंगाचार्युलु 100 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ थे।
इन्होंने अदबी मुबाहिज़ों में तिरुपति वेंकटा कवि के साथ हिस्सा लिया। किसके साथ हिस्सा लिया था इन्होंने? तिरुपति वेंकटा कवि के साथ हिस्सा लिया। कड़ू कंडला पापा शास्त्री मुसन्निफ ब्रह्मरंबिका समावेदम। ठीक है, इतने सारे ये नाम्स तो नहीं आते, ठीक है, ये छोड़ दें, ये यहाँ तक याद रखें आप। ठीक है, अष्टभाषा कोविडोलू किसे कहा था? कोविदोलू किसे कहा जाता था? और 100 किताबें लिखने वाले कौन थे? और जो 100 लिखे थे ये पावरम रंगाचार्युलू जो थे, किसके साथ हिस्सा लिया था? तिरुपति वेंकटा कवि के साथ हिस्सा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा वीडियो होता है ख़त्म। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।